जी, अब हमारे पास आ गया जी कि पॉलिसीज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अच्छा जी, अब आपको डिसइक्विलिब्रियम का भी पता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी आपको पता है। तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एएस में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अब यहाँ हमने बात ये कर लेते हैं। ज़्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब खाली ये नहीं है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है। इसको भी डिसइक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। अच्छा, अब हम अगर देखते हैं तो पहले आप देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ तीन अकाउंट होते हैं। एएस के अंदर हमने जो है वो सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ा था, और वो था करंट अकाउंट। ठीक है जी, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो अब उसमें दो और हैं, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। कई किताबों में वैसे कैपिटल अकाउंट को अलग से भी नहीं लिखा जाता, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंट के साथ ही मिलाकर लिख लिया जाता है, या उन दोनों को एक ही आप नाम दे देते हैं। एनीवे, तीन ये होते हैं। और करंट अकाउंट में आपको पता है कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेड इन गुड्स आती हैं, आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने एएस में पढ़ा हुआ है। इसमें हमारे पास ट्रेड इन सर्विसेज भी आती हैं। और उसके अलावा इसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी इनकम, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम ये हमने पढ़ा था, ये चार चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज हमें पता है कि वो क्या होती हैं। और जो प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम की बात करें तो उसमें भी हमें पता है कि जो बंदा कमा रहा है और उसको इनकम आ रही है दूसरे मुल्क से, तो वो उसकी प्राइमरी इनकम है, वो भी रिकॉर्ड होगी। और सेकेंडरी है कि वो उनको जा रही है दूसरे मुल्कों में जो उसको कमा नहीं रहे, तो फैमिली को दे रहा है, तो वो सेकेंडरी इनकम में आ जाता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट की हम अभी बात बाद में करते हैं, मेनली क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स होती हैं वो करंट और फाइनेंशियल अकाउंट में ही होती हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंट है इसमें क्या आता है जी, ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ऑल काइंड में मैं अगर बात करूं मेनली, तो दो हमें नजर आती हैं। वो है हमारे पास एक एफडीआई। ये क्या है जी? ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाहर के मुल्कों से डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, जैसे यहाँ बाहर से कोई मल्टीनेशनल आई और यहाँ पर आकर उसने अपना सेटअप लगा लिया, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो, ठीक है, ये क्या है? ये है कि इसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है और उसने यहाँ की किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, यानी कि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और रनिंग में थी, तो उसके शेयर आपने खरीद लिए। ओनरशिप आपकी हो गई है अब। पार्ट ओनरशिप भी हो सकती है, मेजॉरिटी भी हो सकती है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और आप डिफरेंट पोर्टफोलियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आई है उसने डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीद लिए हैं, इसलिए पोर्टफोलियो बोल रहे हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ शेयर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीद के रखे हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड, ये जब अगर मुल्क में आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, और ये तो आपको पता ही है, पहले भी बात हुई भी है कि जो इंपोर्ट होती हैं ये डेबिट होती हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की वैल्यू को कम करती है। और इसलिए कि इंपोर्ट एक एक्सपेंडिचर है, और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो है अकाउंटिंग में भी डेबिट ही होते हैं, तो कम करें। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है, तो इंपोर्ट डेबिट आइटम के तौर पे रिकॉर्ड होती है, इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड हो रही होती है। और वो भी इसलिए कि एक्सपोर्ट एक रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, अर्निंग है। और आपको पता है कि अकाउंटिंग में इनकम क्रेडिट ही होती है, और ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। ठीक है जी। अच्छा, हम अब जरा देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो आपको बतानी है वो ये कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छा, आप ठीक है, तो अब उससे अगर आपको कोई रिटर्न आ रहा है,
हमने ये बात पढ़ी हुई है। प्राइमरी सेकेंड इनकम में भी कौन सी। और इसी तरह आपने बैंक्स में सेव कर दिया पैसा, बाहर से पैसा आपके बैंक्स में आया, तो उसमें इससे ना, इनसे रिटर्न्स आती हैं, रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट से आती हैं। और वो होती हैं जैसे कि हमने पढ़ा था IPD। ठीक है। क्या ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, यानी कि अगर आपने बाहर से यहाँ आके पैसा बैंक्स में सेव कर दिया है, ताकि आपको शायद रिटर्न अच्छा मिल रहा है, इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपका एक्सपोर्ट, वो कह रहा हूँ, वो जो पैसे यहाँ आ रहे हैं बैंक में, वो तो फाइनेंशियल अकाउंट में ही हम रिकॉर्ड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो जो उससे रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट की शक्ल में, वो तो उधर जा रहा है ना, उस मुल्क में। तो और ये रिटर्न है, तो ये भाई आपकी प्राइमरी इनकम में आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि वो कमा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि रिटर्न किसी भी किस्म की हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। आपको पता है इसके बाद। इसी तरह किसी कंपनी ने बाहर की ने या किसी बंदे ने बाहर के यहाँ पे अपना सेटअप लगा लिया, या मल्टीनेशनल आ गई, तो मल्टीनेशनल को जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि एक डिसएडवांटेज भी है कि मल्टीनेशनल अपने प्रॉफिट को स्विच करती है अपने अपने नेटिव कंट्री में, कंट्री ऑफ ओरिजिन में। तो वो भी अर्निंग है, प्रॉफिट जा रहा है, तो ये भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो तो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगी, और किस तरह आएगी, एज क्रेडिट आइटम। लेकिन जो रिटर्न है और जो उधर जा रहा है दूसरे मुल्क में, ये करंट अकाउंट में आएगा और एज ए डेबिट आइटम आएगा। ठीक है, ये आप इसको समझ लें बात को। तो ये एक हमें बात समझ आ रही है कि भाई, अगर आप की का फाइनेंशियल अकाउंट, जरा इस बात को भी समझे। अच्छा, मैं भी डी की भी बात करूँ, डिविडेंड है इसी तरह। आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने किसी दूसरे कंपनी के, कंट्री की, कंपनीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट आई है, वो उस कंट्री में क्रेडिट आइटम के तौर पे रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल अकाउंट में आएगी। ठीक है। लेकिन उससे जो डिविडेंड मिल रहा है वो शेयर होल्डर को जा रहा है, जो कि दूसरे कंट्री में, वो अर्निंग है, तो वो इंपोर्ट के तौर पे उस कंट्री में रिकॉर्ड होगी, डेबिट आइटम के तौर पे, क्योंकि वहां जा रही है। तो इसका मतलब ये है, इससे एक चीज़ हमें ज़रा क्लियर होती है, और वो ये कि अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट, अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस में है, तो आपका जो करंट अकाउंट है भाई, वो डेफिसिट में होगा, क्योंकि वो अर्निंग बाहर जा रही होगी ना। और इसी का उल्टा, कि अगर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट में हो, मतलब आप बाहर के मुल्कों में सेव कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट को डेफिसिट करेगा, लेकिन उससे जो अर्निंग आ रही है आपके मुल्क में, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और वो करंट अकाउंट को इम्प्रूव करेगी, इसको सरप्लस में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है जी। वो डिपेंड करता है बाकी और भी, कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन मैकेनिज्म यही है। अच्छा, ये आपको समझाना था। अब हम जरा फाइनेंशियल अकाउंट की तरफ आते हैं। तो हाँ, एक चीज और रह गई, कि ये तीन आइटम जो हैं, अगर आपको ये और ये ना बैलेंस होना चाहिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, ये इस की क्रेडिट और डेबिट आइटम बराबर होनी चाहिए हैं। और अगर ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर इतनी मुल्कों से ट्रांजैक्शन की जाती हैं, तो आपसे कोई गलती हो गई है, आपने कोई शायद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो उसको नेट एरर्स एंड ओमिशन का नाम देते हैं। और उस नाम से जितना भी डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस डाल देते हैं बैलेंस करने के लिए, कि भाई ये ओमिट हो गई थी, ये लिखा नहीं हुआ, वरना वो बैलेंस होना था उसने। अच्छा, अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट को जरा। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हमारे पास, जैसे उन्होंने बता दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और आप बैंक डिपॉजिट, जैसे वो हॉट मनी फ्लोज है, वो है। ये सब बातें हमने कर ली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते, मैं एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसको, हाँ, ये फोर्थ पॉइंट को हम जरूर देख लेते हैं, ताकि आपको उसके बारे में पता हो, कि रिजर्व एसेट्स अगर आपके पास मौजूद है, ठीक है, और वो कौन से हैं, जैसे कि आपके पास गोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, ये क्या होता है, ये ऐसी करेंसी है जो IMF ने निकाली हुई है स्पेशल, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है
एज करेंसी, मतलब ये किसी मुल्क की करेंसी नहीं है। ये आईएमएफ ने निकाली हुई है एसडीआर के नाम से। तो वो भी अगर रिजर्व के तौर पे है। अच्छा, तो ये रिजर्व एसेट्स अगर हैं, मौजूद हैं, गोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो ये भी जो है ना वो इसी में ही रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। अच्छा, और उसके अलावा ये कि ये भी साथ देख लें कि अब रिजर्व में जब एडिशन होता है, अभी बात को जरा समझें अभी, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एक तो ये कि रिजर्व रखे क्यों जाते हैं, मतलब आपने गोल्ड क्यों रखा हुआ है, आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखा हुआ है, आपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्यों रखे हुए हैं? रखे इसलिए मैं भाई कि आपको कल को पैसे देने हैं वापस। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, तो वो मुल्क जो कर्जा लेते हैं, अब भाई आईएमएफ से तो कर्जा ही लेने वाले कंट्रीज रब्ता करते हैं ना, तो वो ये रिजर्व एसेट्स लाजमी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर पे करना होता है रिजर्व एसेट्स में से डेट को, क्योंकि जारी बात है गोल्ड का तो आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो तो बिकता ही है। गोल्ड में तो कोई इशू नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके होंगे तो आप पे करेंगे, अपनी करेंसी में थोड़ी पे कर सकते हैं। और एसडीआर में भी पे कर सकते हैं, अगर आपने आईएमएफ से भी कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि वो करेंसी है, नॉन करेंसी है, तो वो भी यूज़ की जा सकती है, मेन काम तो ये है। अच्छा, अगर आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये इसको समझ रहे हैं आप जरा, ठीक है, एडिशन टू रिजर्व्स आर शोन एज डेबिट आइटम, ठीक है, वाइल रिडक्शन टू द रिजर्व्स आर शोन एज क्रेडिट आइटम। अब इसको हम जरा समझने पहले। अच्छा, अगर आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है, क्या हो रहा होगा उस वक्त अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो? क्या ख्याल है? अगर, अच्छा चलें, ये देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी है, गवर्नमेंट उस फॉरेन करेंसी को बेच रही है, ठीक है, क्यों बेच रही है? बेच के वो अपनी करेंसी, यानी कि उसको बेचकर अपनी करेंसी खरीद रही है, तो रिजर्व क्या होंगे? कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रिजर्व कम होंगे, और चूंकि बेच रहे हैं आप, तो जारी बात है ये डेबिट आइटम ही हुआ ना। बेचने का मतलब क्या है? मतलब वो जो फॉरेन करेंसी है वो जा रही है, आपके मुल्क से जा रही है, आप पे कर रहे हो ना। तो इम्पोर्ट्स में भी यही होता है, आप इम्पोर्ट्स में फॉरेन करेंसी पे करते हो, वो जाती है मुल्क से बाहर, पेमेंट बाहर जाती है। पड़ा भी था, फ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ द कंट्री, तो वो डेबिट आइटम के तौर पे रिकॉर्ड होता है ना, इंपोर्ट के तौर पे होता है। तो ये भी, अगर गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी से अपनी लोकल करेंसी खरीद रही है, तो ये भी इंपोर्ट की कैटेगरी में ही आ रहा है, और इसीलिए इसको हम डेबिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, अब इसके हम समझ आ गई बात की, तो अब इसलिए अब जो ये लिखा है, अच्छा ये तो ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं बोला, कि अगर हम रिजर्व्स को कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उससे? बताएगा कोई मुझे? अगर आप रिजर्व कम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि हम फॉरेन करेंसी को ले रहे थे ना, इसी की बात हो रही है। फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो रहे हैं, इसका मतलब है आप पे कर रहे हैं, ऐसे ही है। अगर पे कर रहे हैं तो फिर वो इम्पोर्ट्स माने उसको। को बताएगा मुझे क्या सीन है ये? नहीं, देखो, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है और आप फॉरेन करेंसी को बेच रहे हैं, अपनी करेंसी आपके पास आ रही है, तो पैसा मुल्क में आ रहा है आपके। बाहर से भी जब आता है तो यही है, आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और आपके पास पैसा आ जाता है। वो पे तो वो कर रहे होते हैं फॉरेन करेंसी में, लेकिन फॉरेन करेंसी बेच के आपकी करेंसी में पे करते हैं आपको, तो आपके पास आप गेन करते हैं उस तरह से, और उसको हम फिर एक्सपोर्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट हो सकता है ये आइटम। मतलब ये है कि अगर आप जो है, आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट, अच्छा सॉरी, मैंने शायद बोल दिया उसका क्या, डेबिट, कि अगर आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक काइंड ऑफ एक्सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास फ्लो ऑफ मनी आ रहा है, आपके पास फ्लो ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो वही वाली बात हो गई, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री आता है, तो आप क्रेडिट करते हैं।
और अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी करेंसी से फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। ठीक है, अभी देखें कि मैं अगर ये बात करता हूँ कि आप ऐसे ले लो कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है भला? फॉरेन जो लोग हैं दूसरे मुल्कों के लिए, वो फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी इज यूज्ड टू बाय लोकल करेंसी। यही करते हैं ना वो, मतलब बाय कंट्रीज करेंसी, जो हमारे, हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हम इसको ये एक्सपोर्ट मानते हैं, यही है ना? तो अब अगर यही काम गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो जो गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है उससे लोकल करेंसी बाय कर रही है। सेम जॉब इज डन बाय लोकल गवर्नमेंट, इज डन बाय लोकल गवर्नमेंट। मैंने कहा लिख ही दूं क्योंकि थोड़ा मुझे अगर आपको मसला हो रहा होगा। गवर्नमेंट यूजिंग रिजर्व्स, यूजिंग रिजर्व्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेन रिजर्व तो कम हो रहे हैं, लेकिन आएगा वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में और क्रेडिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी रिकॉर्ड होगा और फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह इसका ऑपोजिट ले लें कि अगर मैं कहता हूं जी कि इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट जो है वो, उसमें आप क्या करते हैं जी कि लोकल करेंसी इज यूज्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। आप फॉरेन करेंसी बाय करते हैं। ठीक है, और यही काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है? कि सेम इज डन बाय गवर्नमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच नहीं कर रही वो, मतलब चीज़ों की शक्ल में या सर्विसेज की शक्ल में, लेकिन इम्पैक्ट वही आ रहा है, तो उसको इस तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। सेम इज डन बाय गवर्नमेंट, कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी से फॉरेन रिजर्व खरीदना, फॉरेन करेंसी खरीदना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होगा? फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। ठीक है, और फॉरेन रिजर्व बढ़ने का मतलब है कि इंपोर्ट हो रही है और ये डेबिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड की है। ये इस तरह से इसको समझ। और यही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर रिजर्व्स बढ़ते हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी खरीद रही है, इसलिए रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो वो डेबिट आइटम माना जाएगा क्योंकि वो इंपोर्ट होगी, क्योंकि इम्पैक्ट वही है, इंपोर्ट वाला। और अगर रिजर्व जो है ना वो रिड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसको क्रेडिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल कर रही है लोकल करेंसी बाय करने के लिए, तो वो भी इम्पैक्ट वही है जो एक्सपोर्ट में होता है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है समझ आपको आ गई होगी, ये भी इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है इसी में। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस भी होता है। जरा इसके ऊपर देख लें हम, और वो आपको पता है डेफिसिट कब होगा या सरप्लस कब होगा, लेकिन बारह फिर भी देखते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंट अगर डेफिसिट है तो कोई बड़ा मसला नहीं है ये, पहले तो हम ये समझ लें। अगर फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे इनकम जनरेट होगी, क्योंकि आपने पैसा, फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब क्या है कि आपने बाहर इन्वेस्टमेंट की है, बाहर के मुल्कों में आपने बैंक डिपॉजिट्स ओपन किए हुए हैं, बाहर के मुल्कों में आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वगैरह वगैरह। तो उससे आपको बाद में रिटर्न आएगा। ठीक है, आपको रिटर्न आएगा तो वो आपके करंट अकाउंट को इंप्रूव करना शुरू कर देगा फ्यूचर में, ऑब्वियसली बात। तो वो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट था वो शॉर्ट टर्म में था, लॉन्ग रन में आपको पे ऑफ करना शुरू कर दिया उसने। तो इसलिए उस केस में ये
प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट कब प्रॉब्लम करेगा? वो प्रॉब्लम तब करेगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है। यानी कि लोग बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहां पर अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। लोगों को लग रहा है कि भाई अब यहां पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, बाहर ही पैसा रखो। तो उस केस में फिर होगा ये कि पैसा जारी तो बाहर जाएगा, और वो ग्रो भी करेगा साथ में। पैसा बाहर जा रहा है, और वो अपने पैसे निकाल निकाल के जो है वो दूसरे बैंकों में सेव कर रहे हैं, या दूसरे फर्म्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उस केस में। तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उससे फिर, अगर रीजन ये है क्योंकि वो आगे तो बढ़ना है, कम थोड़ी होना है। अब फाइनेंशियल अकाउंट अगर इसलिए होता है कि आपने कहा रिटर्न आएगा, तो आपने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ, टू बी ऑन द सेफ साइड, कि यार एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दी है, जैसे कारोबार खड़ा करते हैं, अब रिटर्न आता रहेगा सालों साल आ साल, हमने तो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसको कवर कर लेगा ना, करंट अकाउंट में जो आपको इनफ्लो आ रहा होगा। तो लेकिन ये अगर इस वजह से हो रहा है, तो फिर वो रिटर्न आना भी मुश्किल है, क्योंकि पर्पज कोई और हो गया। तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू कर देंगे बाहर, पैसा बाहर सेव करना शुरू कर देंगे, यार यहाँ फ्यूचर सेफ नहीं है, चलो पैसा बाहर रखो, कुछ गड़बड़ होगी तो फिर बाहर निकल जाएंगे, इस तरह करके ना। उससे फिर इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस को अगर हम देख लें, तो ये भी हम अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अब सरप्लस जारी बात है वही कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर की हुई है, सॉरी कह रहा हूँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, तो आपने अगर फर्ज किया कि कोई इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में चल रही है, और आपने कोई लोन भी लिया है, वो भी आपके मुल्क में आ रहा है ना, ठीक है ना, तो वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो लोन लेने का मकसद यही है कि आप इसको कहीं यूज करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो वो भी हम देख लें। अच्छा, फिर तो क्या कहते हैं, ये इस वजह से सरप्लस हो सकता है। अच्छा, उससे हम अगर कहें कि आप जो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट हुआ हुआ है, वो उसको भी आप फाइनेंस कर सकते हैं, करना चाहें तो। क्योंकि आपके पास पैसा मुल्क में आ रहा है, तो अब जारी बात है उससे फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है अभी, लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गर रन में वो अर्निंग बाहर जाएगी आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। उससे एम्प्लॉयमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा करें, ताकि ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर सके, या ज़्यादा एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। आप एक्सपोर्ट भी तो करें ना, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज भी तो कोई चीज़ है ना। तो आप वो काम भी कर सकते हैं इसमें, करना चाहें तो। और इसमें अगर क्या कहते हैं, अच्छा ये ना, इसमें शायद मेरे ख्याल है ये, एक मिनट, ये नीचे ये पता नहीं कोई मसला हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। ये यहाँ से ये देख लेते हैं। आपका भी शायद ना कहीं रिपीट ना हो गया हो, पता नहीं ये अभी, मुझे लगता है कि कोई सेटिंग में वर्ड की ना कोई इशू आया हो। अच्छा, तो आप वो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करें, एक्सपोर्ट में इजाफा करें, तो प्रॉब्लम नहीं है आपके उस केस के अंदर। लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस हो रहा है, तो और आप अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते और एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी को नहीं बढ़ाते, तो भाई फिर आपका मामला ख़राब हो जाना है, क्योंकि लॉन्गर रन में वो रिटर्न बाहर जाना है। जारी बात है, अभी तो फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा, और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना फिर वो उस केस के अंदर। जैसे यहाँ लिखा भी होगा, फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस विल रिजल्ट इनटू मोर मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, लॉन्गर रन में, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर यूज करके एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये बात हो गई। अच्छा, और लेकिन ये कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर आप फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस आपका मौजूद है, और आप उसके साथ अपने करंट अकाउंट, पहले तो ज़रूर सरप्लस है तो वो डेफिसिट हो गया, और बाद में लॉन्गर रन में जाके वो रिटर्न देगा आपको, तो आपका करंट अकाउंट जो है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट जितने से सरप्लस है, उतने से ही करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपका जो करंट अकाउंट है बैलेंस, वो
बैलेंस रहेगा, करंट अकाउंट का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस रहेगा। तो और अगर ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी बताया, करंट अकाउंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस तो है लेकिन करंट अकाउंट उससे ज़्यादा डेफिसिट हो गया, तो फिर मामला आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, होते भी हैं अगर गवर्नमेंट ध्यान दे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स की तरफ। तो उसमें और अगर कोई डिफरेंस हो उसके बावजूद भी, तो फिर वो आपको पता है वो एरर्स एंड ओमिशन की हम वो कैटेगरी में लिख लेते होते हैं। अच्छा, ये है। और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, इसमें से नॉर्मली बताया कि ज़्यादा आइटम आती नहीं है, और इसमें कम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि रिलेटिवली स्मॉल पार्ट होता है। तो इसमें नॉन प्रोड्यूस या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आपके आ जाते हैं, जैसे आपके पास लैंड है। नॉन प्रोड्यूस यही है ना, वो लैंड प्रोड्यूस थोड़ी ना होता है, वो तो ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट भी वही के जिनकी वैल्यू नहीं होती, लैंड भी इसमें आता है। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट तो वो है ना, जैसे आपके पास शेयर्स हैं, उनकी फेस वैल्यू होती है, आपको पता है। तो ये इनकी अपनी उस क्या कहते हैं उसे, जमीन है, जमीन की अपनी एक वैल्यू है, मैंने उसके ऊपर फेस वैल्यू नहीं लिखी हुई। वो वैल्यू कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो वो नॉन प्रोड्यूस भी है। प्रोड्यूस कौन सी होती है, जमीन, और नॉन फाइनेंशियल भी है वो। फाइनेंशियल नहीं है, उसकी कोई फेस वैल्यू होती नहीं है। हाँ, उसकी एक फिजिकल वैल्यू होती है जो बढ़ती कम होती है, जारी पता है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज हो सकती है। अच्छा, और उसमें आप अगर आपने को कर्जा लिया हुआ है और कर्जा माफ हो गया, कर्जा आप लेते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, लेकिन अगर माफ हो रहा है तो फिर वो आप कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, जारी बात है। और रिकॉर्ड कैसे होगा, जारी बात है, वो माफ हो रहा है तो वो एक किस्म का क्रेडिट आइटम बन जाएगा आपके लिए, माफ जो हो गया। अच्छा, और फिर उसके अलावा अगर आप कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, मिनरल राइट्स, ये चीज़ें भी अगर सेल परचेज कर रहे हैं, बिटवीन हो रही है बिटवीन टू कंट्रीज, तो इसका भी रिकॉर्ड जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही रखा जाता है। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये बहुत कम होता है, ना होने के बराबर भी होता है। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा कंसिडर किया नहीं जाता। और बाकी बैलेंसिंग आइटम मैंने बताया, जैसे कि ये बैलेंस होना चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर आप की कहीं कोई गलती है, और आप उसको फिर बैलेंसिंग नेट एरर्स एंड ओमिशंस के नाम से फिर बैलेंसिंग आइटम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, और उसकी वजह ये बताया था कि क्योंकि इतनी कंट्री से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप जो है वो भूल जाएं, या कोई ट्रांजेक्शन को ओमिट करते हैं, रिकॉर्ड ना करें। वो एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, मैं पढ़ नहीं रहा उसको। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट और नेट एरर्स एंड ओमिशंस को हम ले लें तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए आपके, इस लिहाज से। तो जीरो नहीं है तो अब जब ना जीरो होगा, क्योंकि नेट एरर ओमिशन भी आपने बीच में डाल लिया। अच्छा, ये बाकी बात मैं बता चुका हूँ आपको वैसे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है और आप किसी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका तो फिर करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा होगा ना, या अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा होगा ना, ऐसे ही हो रहा होगा। तो वो आप देख सकते हैं कि उसमें बाद कोई ट्रांजैक्शन जो उनकी रिकॉर्ड हुई हुई है, आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो वो फिर आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने अगर इंपोर्ट के तौर पे रिकॉर्ड किया है तो हमें एक्सपोर्ट के तौर पे रिकॉर्ड करना था, हमने नहीं किया, ओमिट हो गया। तो ये इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको फिर इस तरह से कवर कर लिया जाता है। अच्छा, फिर ओवरऑल अगर बात करें तो ये कि अगर हम फिजिकल मॉनेटरी सप्लाई साइड प्रोटेक्शन है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो हमने ऊपर पढ़ी है, उनका क्या अफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आसानी है, हमने पढ़ा ही हुआ है ये भी, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन ऑब्जेक्टिव होता है जो हम इन पॉलिसीज के थ्रू अचीव करते हैं। अच्छा, अब उसमें हम देखें जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा सकते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो। इस तरह प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा सकते हैं, क्या कि आप इंपोर्ट्स को कम कर दें ताकि लोग जो हैं वो इंपोर्ट्स पे कम खर्च करें, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स लें, और ताकि कल को फिर आप उनको, जब आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी इंडस्ट्री तो उसको फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह एक्सचेंज रेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं,
एक्सचेंज रेट को आप कम कर सकती हैं ताकि इंपोर्ट ज़्यादा महंगी हो जाए ना खरीदें, और एक्सपोर्ट जो है वो आपकी सस्ती हों और वो बिकें, और जिससे करंट अकाउंट बैलेंस आपका इंप्रूव हो सकता है। ये पता है आपको सब बातें पहले ही। अच्छा। अच्छा, एक्सेप्शन एक ये है कि गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू स्टॉप मेंटेनिंग एन एक्सचेंज रेट दैट इज सेट अबव और बिलो द मार्केट वैल्यू। यानी कि मतलब कि अगर एक सेंट्रल बैंक है और उसने इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर एक्सचेंज रेट सेट किया है, अब आपके सर ये कैसे है, तो वो खुद फिर अब इंटरफेयर करती है ना बार बार। ये हम अभी आगे चल के इसको भी पढ़ते हैं कि आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ा हुआ है, तो हमने अभी आगे फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ना है जहाँ गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली इंटरफेयर करती है फॉरेन करेंसी मार्केट में। अच्छा, और कहती है जी हमने यहाँ रखना है। अच्छा, अब इसमें ये कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर रखा हुआ, और उसकी वजह यह है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, उससे एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है ना। अगर वो इक्विलिब्रियम से ऊपर रखा हुआ है तो यानी कि ये एक फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा अगर गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर रही ना एक्सचेंज रेट को। गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, मतलब ये कि अगर डिमांड ज़्यादा हुई है तो, और उससे बढ़ रहा है तो उसको रोके। हम पढ़ेंगे इस वजह से मैंने आपको जैसे बताया, सप्लाई कम हो रही है तो उससे एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो उसको जो है ना वो कम किया जाए। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट आता है, और वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, उसमें इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अच्छा, अब ये जो सारी पॉलिसीज हैं ये ज़्यादातर करंट अकाउंट को या तो सरप्लस में लेके जाती हैं या डेफिसिट में लेके जाती हैं, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अचीव क्या कर रही है ना। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव खाली बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इफेक्ट भी होता है, और उससे जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, और लेकिन अगर हम सप्लाई साइड पॉलिसी को देखें, तो सप्लाई साइड पॉलिसी का हमेशा काम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है या करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव करना है। जो बाकी पीछे पॉलिसीज पड़ी हैं उसमें करंट अकाउंट आपका, वो करंट अकाउंट आपका डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी का ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी तो होती ही एक्सपेंशनरी, तो उसमें ही काम नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि आप आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव ही होगा, करंट अकाउंट मेनली आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी का काम बेसिकली होता है चीज़ों इकोनॉमिक ग्रोथ करके ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज को बढ़ाना, तो जारी होता है वो फिर करंट अकाउंट में ही आएंगी ना, जारी बात है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी फिर इम्पैक्ट डालेंगे वो। अच्छा, और अब इस तरह अगर आपने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा दी है ताकि लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे, ये भी एक सप्लाई साइड पॉलिसी हुई ना। लगाई तो प्रोडक्शन पॉलिसी है, लेकिन इंपोर्ट्स कम हुई, लोगों ने कहा कि अब बाहर इन्वेस्ट नहीं करना है, यहीं करना है, बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी, तो यहीं पर बिजनेस फिर सेटअप करते हैं, तो उससे फिर आपकी अब बना कर फिर बेचेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इसमें भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मतलब वो कॉन्सिक्वेंस जो कि आपने सोचे नहीं थे, गवर्नमेंट ने सोचे नहीं थे। मतलब पहले भी जो बात हो चुकी है इन चीज़ों पे, कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने इनकम टैक्स को कम करता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, लेकिन क्या होता है, वो लोग और इम्पोर्ट करना शुरू बने, कि आप तो चाह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स कम हुआ है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, लोगों ने इम्पोर्ट शुरू कर दी। ठीक है, इनकम सॉरी इनकम टैक्स कम करने से आप चाह रहे थे कि ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो लोगों ने लोकल आइटम लेने के बजाय फॉरेन आइटम लेना शुरू कर दी। तो उससे वो एक तो पॉलिसी ने काम नहीं किया, एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही ना, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ नहीं रही। आप तो इम्पोर्टेड आइटम ले रहे हैं, तो इम्पोर्टेड आइटम तो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड में से माइनस होते हैं, एक्स माइनस है, तो वो माइनस हो रहे हैं, तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा उल्टा आपका। इसी तरह से कि अगर गवर्नमेंट जो है वो विश कर रही है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाह रही है, ठीक है, बढ़ाना चाह रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या वो कहना चाह रही है कि वो जो करंट अकाउंट में डेफिसिट चल रहा है उसको फाइनेंस करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो और वो चाह रही है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, तो वो क्या, अच्छा, अब फाइनेंस करना चाह रही है तो क्या करेगी, इट में एम फॉर अ सरप्लस ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस। मतलब वो कहेगी कि हमारे मुल्क में फाइनेंशियल अकाउंट
सरप्लस हो जाए, ताकि हम उससे करंट अकाउंट को सपोर्ट कर सकें, उसको इम्प्रूव करने में ना। जाहिर है, तो उससे फिर आप चीज़ों को, वही मैंने वैसे पहले बताया कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, ट्रेड इन गुड्स में, ट्रेड इन सर्विसेज में, तो आपका करंट अकाउंट भी बेहतर हो सकता है। मल्टीनेशनल को बुला रहे हैं आप इसलिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और उससे करंट अकाउंट भी आपका बेहतर हो जाएगा। बेहतर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट को आप जो है वो सरप्लस में लाने की कोशिश करें। फिर आप दूसरे मुल्कों से बोरो भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो, या कैपिटल गुड्स आप बाय कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो आपको बाद में, अच्छा शुरू में तो नहीं करेगा क्योंकि आप लोन ले रहे हैं और रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स बाय कर रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा शुरू में, लेकिन बाद में उसको बनाकर जब बेचेंगे और बाहर भेजेंगे तो फिर वो सरप्लस में हो जाएगा। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है। अच्छा, अब सप्लाई साइड पॉलिसी इसी तरह में आप रिसोर्सेज, अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी में दो काम करते हैं आप, एक्चुअल आउटपुट को भी बढ़ाते हैं, पोटेंशियल आउटपुट को भी बढ़ाते हैं, ताकि आपको फायदा ये होगा कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं ना, फैसिलिटीज़ को अच्छा करते हैं, तो फिर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है, तो आपके लिए सप्लाई बढ़ाना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाहर से भी रिसोर्सेज आ रहे हैं आपकी एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा करने के लिए, मल्टीनेशनल जो होंगी, सारी बात। और क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में इजाफा करेंगे तो बाहर से लोग आएंगे, कि आपके वर्कर्स ट्रेन हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गई, तो फिर आपकी सप्लाई में इजाफा होगा, एग्रीगेट सप्लाई में। अच्छा, और ट्रेड यूनियन, ठीक है, अगर रिफॉर्म्स ले आए हैं तो आपको पता है कि अब यहाँ स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगी, वर्कर ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, तब भी कंपनीज आएंगी, और जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और आप फिर लेटर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। फिर प्राइवेटाइजेशन भी इसी तरह, जो कि फॉरेन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने होल्ड होल्ड कम करती जा रही है, तो बाहर से फिर हो सकता है बाहर की कंपनीज भी आपकी लोकल कंपनी खरीद लें, गवर्नमेंट की कंपनी खरीद लें, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और लेटर ऑन आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह इनकरेज डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टू स्विच टू बाइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, हाँ उनको कहें कि लोकल आइटम खरीदें, ताकि यहाँ की डिमांड बढ़े, और इम्पोर्टेड आइटम पे आप टैरिफ वगैरह लगा सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है आज यहीं तक ही ठीक है, वैसे तकरीबन ये भी ख़त्म ही हो गया है, ये स्विचिंग और बस रिड्यूसिंग पॉलिसी हमने देखनी है, तो दैट वुड बी ओवर। तो कल इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो बस उम्मीद है जल्दी हम कवर कर लेंगे अब सिलेबस को।